हेलो एवरीवन। डिजाइन ऑफ स्टील बीम शुरू करने से पहले हम कुछ डिफिनीशन देखेंगे। छोटे छोटे डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा केयरफुली कुछ नहीं करना है, बस डिफिनीशन लिखना है और डालना है। समझिए किसे कहते हैं वेव क्रिपलिंग। क्या मेरा डिफिनीशन है वेव क्रिपलिंग। वेव क्रिपलिंग क्या होता है समझिएगा, जब धरन पर पॉइंट लोड लगाया जाता है तो उस पॉइंट लोड पर बीयरिंग एरिया कम होने के कारण वेव में विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वेव में कटाव की स्थिति आ जाती है, जिसे वेव विकलांगता कहते हैं। वेव क्रिपलिंग मतलब का हिंदी क्या होता है आपका, वेव विकलांगता। समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा है, देखिए बीम आई सेक्शन। स्टील बीम का मतलब में किस शेप का होता है आपका, आई शेप का, ठीक है। ये हो गया आपका बीम, ठीक है ना। जब पॉइंट लोड लगाते हैं तो देखिएगा आप लोग देखे होंगे क्या कि अब रेक्टेंगल में देखे होंगे, किस में देखे होंगे, रेक्टेंगल में। ये हो गया आपका रेक्टेंगल बीम आरसीसी वगैरह में। तो उसका शियर स्ट्रेस कैसा मिलता है, क्रॉस सेक्शन का इस तरह मिलता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपका शियर स्ट्रेस कैसा मिलेगा, क्रॉस सेक्शन का इस तरह मिलेगा। तो इसका शियर स्ट्रेस कैसे मिलता है, इसका शियर स्ट्रेस सेम उसी तरह मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक इतना पोर्शन क्या हो जाएगा आपका वेव का। तो आप क्या देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि मैक्सिमम शियर को कौन वहन कर रहा है, मैक्सिमम शियर को वहन कर रहा है आपका वेव, है ना। ये क्या होते हैं आपके फ्लेंज है, आई सेक्शन, दो फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अब डायग्राम में देखिए मैक्सिमम शियर को कौन वहन कर रहा है आपका, 80 से 95% शियर को कौन वहन कर रहा है, वेव वहन कर रहा है। तो फेल होने यानी कटने के चांस किसके होंगे, वेव के ही होंगे। तो यही कर रहा है कि जहाँ देखिए वेव मैक्सिमम लोड ले रहा है यानी मैक्सिमम शियर उत्पन्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एरिया कम होगा। जब लोड डालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एरिया क्या हो सकता है, कम होगा। एरिया कम होने के कारण बियरिंग स्ट्रेस बढ़ेगा, और बियरिंग स्ट्रेस बढ़ने के कारण कहीं क्या हो जाएगा आपका वेव इस कंडीशन में आ जाएगा, है ना। वेव क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कट जाएगा। क्या लिखा है, वेव में कटाव की स्थिति आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लोड बढ़ाने के बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण वेव में कटाव हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वेव क्रिपलिंग, ठीक है। तो आपको समझ आ गया वेव में ही क्यों कटाव होता है, क्योंकि मैक्सिमम शियर को कौन लेता है, वेव ही लेता है, ठीक है। यानी इसका फिगर कैसे होगा, सेम बना देंगे हम आई सेक्शन, ठीक। ये हो जाएगा आपका आई, आपको बैलेंस करके बनाना है, दोनों को इक्वल है। और क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम वेव उत्पन्न क्रिपलिंग कर देंगे, है ना। और लिख देंगे हम वेव क्रिपलिंग, इसको लिख देंगे वेव। ये हो जाएगा आपका फ्लेंज, ये भी क्या हो जाएगा आपका फ्लेंज। इसी तरह क्या होता है मेरा, इसी तरह वेव बकलिंग भी होता है। अब वेव बकलिंग में क्या होता है, देखिए सेम यही लोड आता है। जब धरन पर पॉइंट लोड लगाया जाता है तो वेव में बहकाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वेव में नमन उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बकलिंग करते हैं। और देखिएगा अगर कंप्रेशन पढ़ेंगे, जब भी किसी कंप्रेशन मेंबर पर लोड डालते हैं, आप पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर, तो कंप्रेशन में क्या आता है, बेंडिंग आता है ना, क्या आता है आपका, बेंडिंग आता है। उसी तरह में जो आई सेक्शन होता है, समझिएगा आई सेक्शन, ये हो गया आपका आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में जैसे हम ऊपर से लोड डालते हैं, तो इस कंडीशन में मान लीजिए, इस कंडीशन में बियरिंग एरिया कहीं कमजोर था तो क्या हो गया, कट गया। बियरिंग एरिया कमजोर था तो क्या हो गया, लोड पड़ने के कारण कट गया। लेकिन बियरिंग एरिया काफी मजबूत है, यानी आपका वेव क्या है, काफी मजबूत है, ठीक है। फ्लेंज का तो फेल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लेंज क्या ले रहा है, शियर बहुत कम ले रहा है, लोड भी फ्लेंज क्या कर रहा है, बहुत कम ले रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे कम ले रहा है। फ्लेंज क्या होता है, बहुत कम बेंडिंग लेता है और शियर लेता है। फेल होने के चांस किसके हैं, वेव के। तो पहली बार में हम देखे क्या था मेरा, बियरिंग एरिया यानी एरिया वेव का कहीं कम था तो वहां से क्या हो गया, कट गया। लेकिन एरिया कम ना हो, मजबूत हो आपका वेव, तब क्या होगा, तब ये वेव यहीं से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से बेंड कर जाएगा। समझ रहे हैं, ये वेव क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो इसी बेंडिंग को हम कहते हैं बकलिंग, वेव बकलिंग। तो ये हो गया आपका वेव बकलिंग। समझ आया होगा आपको, क्या हो गया आपका, वेव बकलिंग। तो ठीक है, आज का दोनों डिफिनेशन था, वेव क्रिपलिंग और वेव बकलिंग, इसको याद कर लीजिएगा। और समझा तो हम दिए अच्छे से, बस थोड़ा याद करना है, कुछ नहीं करना है। पॉइंट लोड के कारण बियरिंग एरिया कम होने के कारण वेव में कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे हम वेव क्रिपलिंग कहते हैं। तथा पॉइंट लोड के कारण जब वेव अपने स्थिति से यानी बहक जाता है, यानी बेंड कर जाता है, उसे हम कहते हैं वेव बकलिंग। और समझिएगा पिछले वीडियो में शियर क्या था आपका, शियर
आपको मिला था शियर स्ट्रेस का हम टॉपिक पढ़ाए थे, कुछ छोटा उसमें का बता दे रहा है आपको, क्योंकि डिजाइन करने में उसका यूज होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। क्या है था मेरा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है ना। शियर स्ट्रेस में क्या मिला था, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, टाउ मैक्सिमम मिला था 1.5 टाउ एवरेज है ना। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज ऊपर क्या मिला था आपको याद होगा, नहीं याद है पिछले वाला वीडियो देखिएगा। टाउ एवरेज इक्वल टू मिला था एफ अपॉन बी डी। क्या मिला था, एफ अपॉन बी डी। एफ मतलब क्या है, शियर फोर्स है ना। एफ क्या होता है आपका, शियर फोर्स। बी डी क्या है, एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, यही आया था आपका। लेकिन एक किसके लिए होता है, बी डी। बी डी उसके लिए होता है जिसका चौड़ाई, जिस धरन का चौड़ाई क्या हो, बी हो, और गहराई क्या हो, डी हो, ठीक है। हम उसकी बात करते हैं, हम बताया था ना कि अभी हम रेक्टेंगल लेके कर ले रहे हैं, बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से आई सेक्शन में इसको हम समझ लेंगे। किसी को करना है हमको टाउ एवरेज क्या होता है, यानी टाउ क्या है आपका, टाउ क्या है, शियर फोर्स है ना। टाउ एवरेज क्या होता है, शियर फोर्स को हम दिखाते हैं V से, ठीक है, V दिखाएंगे। देखिए इसी को हम लिख रहे हैं शियर फोर्स, और होता है आपका DTW, ये होता है आपका फार्मूला। जैसे सबका फार्मूला होता है आपका M अपॉन I बताए थे, यानी सिग्मा BC और सिग्मा BT का फार्मूला था आपका M अपॉन Z। Y का डिफ्लेक्शन का फार्मूला था KWL³ अपॉन EI। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला था सिग्मा BC या सिग्मा BT इंटू Z है ना। तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला वहाँ छूट गया था, तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला लिखिएगा, एवरेज शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स, तो शियर फोर्स है एरिया, देखिएगा DTW कहाँ से आया, ABD एरिया किसके लिए था। देखिए शियर फोर्स को F से दिखाए हैं और यहाँ शियर फोर्स को कैसे दिखाए, B से दिखाए, तो इसमें अंतर नहीं है, बट डिनोशन का जिसे डिनोट करने का अंतर, इसमें F से दिखा दिया, इसमें B से। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगल के लिए कितना था मेरा, BD। लेकिन हम स्टील के भी में रेक्टेंगल तो पढ़ते नहीं है, हम क्या पढ़ते हैं, रेक्टेंगल नहीं पढ़ के आई सेक्शन पढ़ते हैं। अब देखिए हम अभी आपको जस्ट पीछे बताएं, मैक्सिमम शियर को कौन लेता है, ये हो गया आपका आई सेक्शन, देखिएगा ये हो गया आपका आई सेक्शन। तो मैक्सिमम शियर को कौन लेता है, देखिए कौन ले रहा है मैक्सिमम शियर, आपका ले रहा है क्या, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन मैक्सिमम शियर ले रहा है, यानी ये वाला पोर्शन आपका वेव का है, ठीक है। तो DTW क्या है, वेव का एरिया है ना, किसका एरिया है, वेव का, क्योंकि मैक्सिमम शियर कौन ले रहा है आपका, वेव ले रहा है, तो वेव का एरिया देखिए टोटल आपका होता है D, टोटल क्या होता है D, और ये क्या होता है, इसकी मोटाई क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोटाई क्या होता है आपका TW, यानी थिकनेस ऑफ वेव स्टील टेबल में दिया रहता है, तो यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है DTW। तो आपको पता होगा, पता चल गया होगा कि टाउ एवरेज इक्वल टू V, यानी शियर फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है। लेकिन आई सेक्शन में एरिया क्या मिलेगा, DTW। देखिए इतना एरिया भी शियर लेगा, ऐसी बात नहीं है कितना एरिया शियर नहीं लेगा, लेकिन ये कौन सा शियर ले रहा है, एवरेज शियर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। एरिया क्या होते हैं, बहुत कम शियर लेते हैं, एरिया को क्या कहते हैं, हम नगण्य कर लेते हैं, उतना एरिया को मतलब बहुत कम लेता है तो उतना छोड़ देते हैं। अब समझिएगा, अब क्या करना होता है, हमको चेक करना होता है, कुछ टर्म समझिए, उसके लिए आपको डिजाइन करना आसान हो जाएगा। देखिए डिजाइन का मतलब ही क्या होता है समझिएगा, अभी तक हम जो पढ़े हैं ना वो बीम का एनालिसिस पढ़े हैं, स्टील बीम का एनालिसिस पढ़े हैं कि बेंडिंग क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका हम फार्मूला देखे हैं, ठीक है। अब हम जब डिजाइन करेंगे तो हम बीम का सिलेक्शन तो कर लेंगे, लेकिन हमको बाद में ये भी चेक करना होगा कि जो हम बीम का सिलेक्शन किए हैं वो मेरा सेफ है कि नहीं सेफ है, सब कुछ सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए, तो मोबाइल तो पहले आप पसंद करते हैं ना, मोबाइल का मॉडल पसंद करते हैं कि ये मॉडल, जैसे ज़्यादा मोटा मोबाइल रहेगा छोड़ देंगे, आप पतले मॉडल को पसंद करेंगे वगैरह वगैरह। मॉडल जब पसंद आएगा तब आप देखेंगे, फोटो क्लिक करेंगे कि भाई फोटो अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मेमोरी पूछेंगे कि मेमोरी कितना है इसका। उसी तरह हम बीम का डिजाइन करने के बाद चेक करेंगे कि मेरा बीम सेफ है कि नहीं सेफ है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चेक, पहला उसमें करेंगे चेक इन, क्या करेंगे, चेक इन शियर स्ट्रेस या फिर चेक इन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। चेक इन बेंडिंग, अच्छे से लिख रहे हैं, चेक इन बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल में जांच। समझिएगा सिग्मा BT या सिग्मा BC का मान कितना होता है, M/Z का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 165 न्यूटन प्रति mm² से कम होना चाहिए।
ठीक है। ए 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर कौन कर रहा है? IS कोड कर रहा है। ठीक है, इसको हम नहीं कहीं से लाए, हम जबरदस्ती नहीं यहाँ पर थोप रहे हैं। ये IS कोड का स्पेसिफिकेशन है कि इतना होना चाहिए, M/Z का मान 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम ही होना चाहिए, तभी आपका बीम क्या रहेगा? सेफ रहेगा, यानी ओके है। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं चेक इन शियर स्ट्रेस। क्या करते हैं? चेक इन शियर स्ट्रेस करते हैं, यानी कर्तन प्रतिबल में जांच टाउ एवरेज क्या होता है? V/d/Tw। इसका मान कम होना चाहिए 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या मेरा बीम ओके है। तीसरा क्या चेक होता है? चेक इन डिफ्लेक्शन, यानी विक्षेपण में जांच। उसके लिए होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है? डिफ्लेक्शन, यानी y का मान L/325 से कम होना चाहिए, और कैंटिलीवर बीम के लिए y का मान 2L/325 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सिंपल सा था। ए IS स्पेसिफिकेशन, यानी IS आपको कह देता है कि इतना कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कंडीशन नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं आता है तो बीम का आपको पुनः क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक मेरा क्या होगा? डिजाइन ऑफ स्टील बीम। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।